स्वागत है आप सभी का। जल्दी से सभी लोग कनेक्ट कर लो। सभी लोग जुड़ जाओ फटाफट। अब नहीं रखा, पता नहीं कहाँ कर दिया। जल्दी से जुड़ जाओ। कितने लोग आ गए हैं भाई? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून श्रेया, जीत महल, प्रणाम 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 प्रणाम। आशीष, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, फिर शुरू करते हैं अपनी क्लास को फटाफट। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पता ही लग गया होगा, है ना। इकोलॉजी का हमारा टॉपिक चल रहा है। काफ़ी सारे क्वेश्चन कह रहा हूँ, काफ़ी सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है जैव विविधता हानि के कारण। अब देखो, जो बायोडाइवर्सिटी जो हमारा जैव विविधता है ना, बायोडाइवर्सिटी, उसमें अगर लॉस होता है ना, तो उससे क्या क्या कारण होते हैं, कारण क्या होते हैं और उससे क्या प्रभाव पड़ता है, वो सारे मुद्दे हम एक एक करके चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। ठीक है, आपसे पीटी में यही पूछेगा कि भाई आपका बायोडाइवर्सिटी में लॉस का क्या कारण है ना, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारे मुद्दे आएंगे। तो ये वाला मुद्दा मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अभी चलते हैं, ये सब मैं आपको करा ही चुका हूँ। ठीक है, ये सब मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, ये वाला मैंने करा दिया था आपको। तो यहाँ से आज हमारी क्लास शुरू होती है। 2024 और 25 वाले जितने भी लोग हैं, 25, 26, 27 वाले, उन सब के लिए ये क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद विकास। तो आप सबके लिए ज़रूरी क्लास है, इसलिए एक एक करके बड़े ध्यान से इसको पढ़ना और समझना। देखो, एग्जाम में यहीं से आएगा क्वेश्चन, ये बात याद रखना। कुछ भी ऐसा नहीं है कि इधर उधर से आ जाएगा या कहीं से भी आएगा यहीं से। ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अगर आप ईमानदारी से आप कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको सच बता रहा हूँ, बस एक कॉन्सेप्ट को समझना है आपको, बाकी सब कुछ आपका क्लियर होता चला जाएगा। जय हिंद कल्पना, आशीष। चलिए, तो आज का आपका होमवर्क, आपका नया होमवर्क आज का ये वाला होमवर्क है। अगला आपका एसे। देखो, एसे इसको लिखना है आपको केवल 300 शब्दों में। ठीक है, केवल 300 शब्दों का इस्तेमाल करना है। देखो, जिस पैसेज को आप 200 शब्दों में लिखोगे ना, उस पैसेज को आप कम शब्दों में इस्तेमाल करेंगे। मैक्सिमम तो आप कर सकते हो, लेकिन मिनिमम करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो आप 250 से 300 शब्द का इस्तेमाल करेंगे। 250 टू 300 के बीच में आपको ऐसे लिखना है। गुड आफ्टरनून रमेश, है ना, ज़्यादा नहीं लिखना है। 250 से 300 के बीच में आप लोगों को लिखना है। ठीक है सर, कल का होमवर्क मैंने लेट किया था, ग्रुप में याद नहीं रहा। कोई बात नहीं, भेज देना, कल चेक कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, आज का हमारा टॉपिक जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैव विविधता हानि के कारण। देखो, जो जैव विविधता की हानि के क्या कारण है और इससे मानव जीवन को क्या खतरा होता है। अब देखो, जैव विविधता को अगर नुकसान हो रहा है, हमारी जैव विविधता को अगर नुकसान हो रहा है किसी कारण से, तो उससे हमारे जीवन यानी हमारे मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही तो क्वेश्चन है ना। और यही क्वेश्चन आपके पीटी में भी आएगा, पीटी में, और यही क्वेश्चन आपके मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपसे हर वक्त पूछा जाएगा, है ना। इसको लेकर आप कंफ्यूज मत होना, ये ऐसा टॉपिक है, ये आपसे हर बार हर तरीके से एग्जाम में आता रहेगा, बदल बदल के आपको पूछता रहेगा, पूछेगा यही, है ना। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। अब इसमें देखो, मेन दो कारण होते हैं, दो चीजें हैं इसमें मेन। एक तो होता है जैव विविधता को जो नुकसान होता है ना, दो रूपों में होता है। पहला होता है प्राकृतिक रूप से, नेचुरल, जो हमारा नेचुरल तरीके से होता है वो तो होता ही है। दूसरा होता है मानव जनित, सेकंड। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसको तो कंट्रोल कर सकते हैं, इसको प्राकृतिक कारण को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, है ना। अब एक बात बता, लैंडस्लाइड हो गई तो हो गई भाई। अब हम बारिश को थोड़ी ना रोक देंगे भाई, बारिश में लैंडस्लाइड ना हो, बारिश को रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते ना हम। तो वो प्राकृतिक कारण है, वो तो वैसा ही रहेगा। हाँ, उसको कुछ हद तक हम कम कर सकते हैं।
आज घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, ठीक है। और थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, ठीक है, आप सभी को पता है, तो थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, बाकी नहीं होगी, ठीक है। गेट बंद कर, चलिए शुरू करते हैं। अब नहीं आएगी, अब गेट भी बंद कर दिया मैंने, नीचे भेज दिया है सब बच्चों को, चले गए। गुड आफ्टरनून इकरा। आज थोड़े से रिलेटिव आए हुए हैं, इस चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें ना, ये दो मेन होते हैं, एक तो नेचुरल जो प्राकृतिक रूप में होता है, जैसे लैंडस्लाइड आ रही है वो तो आएगी भाई, बाढ़ आ गई वो तो आ गई, हम थोड़ी ना रोक देंगे बाढ़ को, लेकिन थोड़ा बहुत हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे डैम बना दिया तो बाढ़ का एकदम से पानी का प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको हम कंट्रोल कर लेंगे, है ना। तो ये जितने भी प्राकृतिक कारण है ये भी हमारी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचाते हैं, लॉस करते हैं, ठीक है। और मानव जनित तो मेन है ही है, हमारी जो मेन हमारा जो कारण है ना वो मानव जनित वाला है, तो ये हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक एक करके हम सारे टॉपिक को पढ़ेंगे, क्या है किस तरीके से क्या होता है, सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मानव जनित कारण, वो प्राकृतिक कारण, नेचुरल जो कारण है। सबसे पहले हम नेचुरल को देख लेते हैं, प्राकृतिक आपदाएं। देखो आप जब लिखोगे ना, जब इसका आंसर लिखोगे, मान लो ये आपसे पूछा है 150 वर्ड में, ध्यान से सुनना। अगर यूपीएससी ने आपसे, देखो ये दोनों पूछे हैं, ये दोनों पूछे हैं, और पूछा आपसे केवल 150 वर्ड है, तो आपको ग्राफ बनाना है, ऐसे ग्राफ बना के ऐसे करके आप अपने पॉइंट लिख देना, जो मैं अंदर पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ। जैसे प्राकृतिक आपदाएं है ना, इसमें ऐसे डैश डाल के आप जंगल की आग, तूफान, बाढ़, ज्वालामुखी, विस्फोट ऐसे करके लिख देंगे। अगर आपसे वो ये पूछता है जैव विविधता के हानि के कारण, हानि के प्राकृतिक कारणों की चर्चा कीजिए, केवल यही बोलता है, ओनली नेचुरल या ओनली मानव जनित के बारे में पूछता है, जो हम लोग कर रहे हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ही पूछेगा वो, तब आपका क्या होगा, वर्ड लिमिट अब आपके पास ज्यादा है। तो जब आपके पास वर्ड लिमिट ज्यादा होगी तब आपको ये पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, है ना, तब आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। समझ में आया आपको, दोनों तीनों तरीके से बता रहा हूं। 250 का आएगा थोड़ा एक्स्ट्रा लिख देना, 150 का आएगा तो आप डायरेक्ट अपना ग्राफ बना के आप इसमें मानव जनित कारण, ये कारण, वो कारण, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहला तो हमने बता दिया प्राकृतिक आपदा है, जिसमें हमारा क्या, जंगल में आग लग जाती है ना, तूफान आ जाता है, साइक्लोन वगैरह आते हैं ना, बाढ़ आ जाती है, ज्वालामुखी का विस्फोट होना है, आवास है ना, वन्य जीव, जो हमारे जंगलों में वन्य जीव रहते हैं उनकी आबादी को नष्ट कर सकते हैं, तो ये सब बहुत बड़े कारण है, तो ये आप देख लेना। अब अगला कारण आता है क्लाइमेट चेंज। अब देखो वो बाढ़, तूफान वगैरह ये तो आता रहता है, लेकिन अब मेन क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है ना वो धीरे धीरे बदल रहा है। अगर धीरे धीरे हमारा क्लाइमेट बदलेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, तो पृथ्वी के पूरे इतिहास में जलवायु में जो प्राकृतिक परिवर्तन हुए हैं उससे क्या हो रहा है, हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बहुत नुकसान हो रहा है। किसको हो रहा है भाई नुकसान, हमारी जो परिस्थिति तंत्र है वो बहुत ज्यादा नुकसान में है, और उससे उसमें बदलाव आया है ना, क्लाइमेट चेंज के कारण वो चेंजिंग आने शुरू हो गए हैं, और उससे भी हमारी जैव विविधता क्या होती है, नष्ट होती है। जैसे हमारा पर्यावरण बढ़ने लगेगा, है ना, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, जहां पर बर्फ है वो बर्फ पिघलने लगेगी, और जहां पर पहले से ही डेजर्ट है वहां पर हो सकता है अलग अलग तरह की समस्या हो। अभी आपने देखा ना, क्या नाम था, दुबई में भयंकर बारिश हुई, आपने देखा ना, इतनी भयंकर, रोडों पे पानी भर गया। दिल्ली में, शहरों में तो आपने देखा होगा पानी भरता रहता है, लेकिन दुबई में आप समझ रहे हो ना, जहाँ पूरा डेजर्ट है वहां पर ताबड़तोड़ बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं, मतलब सन आज तक कभी उन्होंने ये सब नहीं देखा, और इतनी तेज बारिश, बहुत हाई लेवल की बारिश हुई वहां पर। तो ये क्या है, ये क्या प्रभाव है, ये क्लाइमेट चेंज है, ये क्या है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी आपने देखा ना सर्दी कितना लेट पड़ी और कितने लंबे समय तक रही, अभी भी थोड़ी बहुत ठंड का एहसास है, लेकिन सर्दी रही ना, वैसे तो मार्च तक रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो सिकुड़ने लगी थी, अब धीरे धीरे
फिर बढ़ने लगी है। तो ये सब क्या कारण है? क्लाइमेट चेंज के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोगों का प्रसार। अब देखो क्या होगा, अभी कोविड आया ना, कोविड जो आया वो क्या कारण है आपको नहीं पता क्या? देखो क्या होता है, रोग क्या होते हैं, रोगों से क्या होता है, जैसे अभी जो आपने देखा ना कोविड आया, कोविड ने मानवों को अटैक किया, यानी हम लोगों पर उसने क्या किया, अटैक कर दिया एकदम से। गुड आफ्टरनून सोना। हम लोगों पे अटैक किया तो हमारा जो मानव जीवन है ना वो खतरे में पड़ गया। ऐसे ही जानवरों में, पशु पक्षियों में इस तरह के क्या होती है, बीमारियां फैलती रहती हैं। अभी देखा ना, गाय गाय में जो बीमारी फैली थी, क्या नाम था उसका, मैं भूल गया उसका नाम, किसी को याद हो तो बताना, क्या नाम था, दाग दाग से थे ना, मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी को याद हो तो मुझे कमेंट करके बताना। तो ऐसे ही गायों में फैल गई, वो काओ में फैल गई, है ना, कभी भैंसों में फैल जाती है, कभी डॉग्स में फैल जाती है। हाँ, लंपी लंपी वायरस, बहुत बढ़िया। कहते हैं ना पढ़ाते वक्त कभी कभार कुछ चीजें स्किप हो जाती है, तो लंपी वायरस, तो ये क्या है, ये यही कह रहा है कि रोगों का प्रसार ये किसी में भी हो सकता है, मानव में भी हो सकता है, जानवरों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये प्राकृतिक रोग का जो प्रकोप होता है वो वन्य जीव की आबादी को क्या करता है, प्रभावित करता है, जिससे जैव विविधता में कमी आती है तथा स्थानीय जो प्रजाति होती है वो विलुप्त हो जाती है। अब लंपी वायरस आया, आपको पता है ना कितनी गाय मरी होगी? आपने सोचा भी है क्या? आपके पास डाटा आया क्या? कोई नहीं आया, क्योंकि गायों के सपोर्ट में सरकार बनी है और उन्होंने ही आपको डेटा नहीं प्रोवाइड कराया कि कितनी गाय मरी, है ना, लंपी से क्या नुकसान हुआ देश को, है ना, दुधारू पशु के मरने से हमारे मिल्क प्रोडक्शन में कितनी कमी आई। ये सब क्या है, ये डेटा होना चाहिए हमारे पास, तभी तो हम उस बीमारी को ट्रैक कर पाएंगे। अभी कोविड का ही नहीं आया, है ना, कोविड में कितने लोग मरे, कैसे मरे, ऑक्सीजन के बिना कितने मरे, है ना, मेडिसिन के बिना कितने मरे, हॉस्पिटल के बाहर कितने मरे, अंदर कितने मरे, कोई डेटा आपके पास लीगल डेटा नहीं है ना, कुछ इस तरह का है, उसका आप सभी जानते हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई ऑथेंटिक डेटा आपके पास है ही नहीं। तो ये क्या है, ये रोग किसी में भी हो सकते हैं, मानव में भी, जानवरों में भी, किसी में भी। अब देखो उनकी प्रजातियां विलुप्त भी हो सकती है या फिर सीमित भी हो सकती है। ये जंगलों में भी हो सकता है, हम लोगों में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। अब देखो रोगों का प्रसार, इसको आप प्राकृतिक भी लिख सकते हो, मानव निर्मित भी लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर मानव निर्मित कैसे हो जाएगा? अब आपको पता है ना, जो गाय भैंसों में एक टीका लगाया जाता था, उस टीके के लगने के कारण गिद्धों की मौत हो रही थी। गिद्ध जो हमारे ऊपर उड़ती है, उन लोगों की मौत हो रही थी। किसके कारण? टीका तो हम जानवर को लगा रहे हैं, लेकिन मौत किसकी हो रही है? गिद्धों की हो रही है, क्योंकि उसका नुकसान, जैसे जानवर जो मर जाता था उसको फेंक देते थे, अब वो गिद्ध वगैरह उसको खाते थे, तो इस वजह से गीदों की पॉपुलेशन क्या होने लगी, कम होने लगी, और उससे पूरे प्राकृतिक में क्या समस्या आनी शुरू हो गई। तो एक दूसरे से चीजें कनेक्ट होती है ना, वो मानव निर्मित ही तो है ना, इंजेक्शन तो हम ही लगा रहे हैं, तो वो मानव निर्मित में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूवैज्ञानिक घटनाएं, ये प्राकृतिक कारण है, ये सारी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये भी प्राकृतिक है और ये भी नेचुरल है। अब देखो इसमें क्या होता है, वही प्लेट टेक्टोनिक आपको बता रखा है मैंने, प्लेट्स जो होती है वो आपस में टकराती है, उससे क्या होता है, हमारी जो आपने देखा ना हिमालय बनना शुरू हो गया, ये प्लेट्स हैं, इंडियन प्लेट्स, और ये कौन सी है, एशियन प्लेट्स, ये आपस में टकरा रही है, तो यहाँ पर क्या बन गया, हिमालय बन गया ना, फोल्ड पड़ गया यहाँ पर, ये हिमालय बढ़ गया। अब हिमालय बनने से यहाँ पर क्या हुआ, क्लाइमेट बदल गया। अब यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ने लगी, यहाँ टेम्परेचर क्या होने लगा, टेम्परेचर यहाँ कम होने लगा, क्योंकि इसकी हाइट बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये प्लेट आपस में टकराएगी तो क्या हुआ, हिमालय की हाइट बढ़ने लगेगी, और जैसे जैसे हिमालय की हाइट बढ़ने लगेगी वहाँ टेम्परेचर क्या होने लगेगा, माइनस में होने लगेगा। होगा या नहीं होगा, टेम्परेचर कम होने लगेगा और वहाँ से क्लाइमेट बदल जाएगा, भारत का भी क्लाइमेट बदल जाएगा, सबका क्लाइमेट बदलेगा। आप समझ रहे हो ना, वहां जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जैसे जैसे पर्यावरण चेंज होगा, उसका प्रभाव आपको सब जगह देखने को मिलेगा।
वो एक अलग बात है कि वो लंबे समय में होगा, लेकिन होगा तो सही ना, है ना। और इसी से आप देखेंगे प्लेटो के सिद्धांत से ही कई जगह भूस्खलन भी हो जाता है, भूस्खलन, है ना, वो और भी बहुत सारी समस्या हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेचुरल जो कारण है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब प्राकृतिक जो नेचुरल जलवायु है ना, हमारी क्लाइमेट है जो हमारा, वो क्या परिवर्तनशील है, वो बदलता रहता है ना, वो साइकिल में है। अल नीनो, लॉ नीनो, ये आप सभी को पता है ना, एल नीनो और ला नीनो। उसी के कारण अभी क्या हुआ था, अभी क्या हुआ था आपने देखा ना, बहुत देर में बर्फबारी हुई। कहां पर? कश्मीर में। उसके पीछे कारण क्या था? यही यही कारण था। हर 11 साल बाद इसका पैटर्न बदलता रहता है, 11-12 साल बाद इसका पैटर्न बदलता रहता है। उस कारण आपको ये सब देखने को मिला होगा। ठीक है, अन्य जलवायु परिवर्तन भी होता रहता है, जैसे चक्रवात, मानसून का पैटर्न बदलता रहता है, समुद्र में भी भाई परिवर्तन होता रहता है, वो सारी चीजें इसमें आ जाएगी। ये सब क्या है? नेचुरल कारण है। इसमें आप लोग या मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। गुड आफ्टरनून रूबी। इसमें बस इतना होता है, हमें इसके बारे में पता है तो हम पहले से तैयार रहते हैं। जैसे हमें पता है भाई अभी साइक्लोन आने वाला है, तो ऐसा तो नहीं है ना हम वहां जाके रोक देंगे साइक्लोन को, नहीं भाई तू यहाँ मत आ, तेरी जरूरत नहीं है यहाँ। मतलब वहां पर हमारा कोई प्रभाव ही नहीं चलता है ना, हम ज्यादा करेंगे अपने सेफ्टी के लिए, हम वहां से कुछ समय के लिए बाहर चले जाएंगे। तो ये साइक्लोन वगैरह ये जो समस्या है ना, ये आती रहती है और ये नेचुरल है। इस पे हम लोगों का कोई जोर ही नहीं चलेगा ना, वो इतनी पावरफुल होती है नेचुरल चीजें, जिसपे हम कोई रोक ही नहीं लगा सकते हैं। अभी सोचो भूकंप कब आएगा, आज तक इतने साइंटिस्ट लगे हुए हैं, है ना, उसको अर्थक्वेक को जानने के लिए, लेकिन आज तक कोई स्टडी में पास नहीं हो पाया कि भूकंप आने से कम 15 मिनट पहले ही पता लग जाए कि आने वाला है, 5 मिनट पहले ही पता लग जाए कि भूकंप आने वाला है। कोई नहीं बता सकता, क्योंकि वो इतने फास्ट तरीके से होता है, एकदम से तुरंत हो जाता है, किसी को पता ही नहीं लग पाता। लेकिन एक बात सच्चाई है कि जैसे इसमें स्टडी की गई, जो जितने भी प्रोफेसर वगैरह हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं वो रिसर्च करते हैं, उन्होंने एक चीज नोटिस किया कि जब भी भूकंप आने वाला होता है ना, उससे लगभग 1, 1.5, 2, 3 घंटे पहले जो जमीन के अंदर रहने वाले जमीन के अंदर रहने वाले कीट मकोड़े वगैरह ये जितने भी हैं, उन लोगों को पहले पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है। ये स्टडी बहुत लंबे समय तक चली, लेकिन ये पता लग गया है जैसे ही भूकंप आने वाला होता है तो उसके नीचे, जैसे धरती के नीचे आप देखेंगे जो बिलों में रहती है, जो बिल बनाकर रहते हैं, जैसे कि सांप हो गए, चूहे हो गए, है ना, ये जो सब है ना, इनको पता लग जाता है तो ये लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की घटना होती है, लेकिन अभी वो पूरी तरह से 100% उसकी कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि उसका कोई साइंटिफिक रीजन अभी तक हमें मालूम नहीं हुआ है, इसलिए उस स्टडी को इतना गौर भी नहीं करते हैं। बाकी रिसर्च चल रही है, ऐसा कुछ होगा तो मैं एक दिन क्लास में आपको बता ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्राकृतिक कारण में क्या है, अब ये सब सारे प्राकृतिक कारण है, ऐतिहासिक घटना है, जैसे हिम युग हुआ, उसके बाद ये वाला युग आया, वो वाला युग आया, तो ये क्या है, ये सब प्राकृतिक घटना है। जैसे पर्वत श्रृंखलाओं का बढ़ना, ये मैंने अभी आपको बताया ना, निर्माण होना, पर्वत श्रृंखलाएं बन रही हैं, जैसे हिमालय बन रहा है, ऐसे अन्य जगह भी कुछ ना कुछ चीजें बनती रहती है। ठीक है, ये ज्योग्राफिकल कारण है इसका। अब देखो वर्षा की भिन्नता, अब वर्षा का जो पैटर्न होता है ना, वो भी बदलता रहता है। ठीक है, औसत वर्षा में कभी गिरावट आती है, कभी वृद्धि आती है, तो उससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन हो जाएगा, और उसी से जो भी पक्षी वहां पर रहते हैं, है ना, उनमें भी क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। मान लो कि एक पक्षी, ध्यान से देखना, अभी दिल्ली में क्या था, या कोई मान लो एक एरिया, एक पक्षी ऑस्ट्रेलिया से उड़कर चलता है, ऑस्ट्रेलिया से उड़कर चलता है ना, ऑस्ट्रेलिया से उड़कर चलता है और कहाँ जाता है, इंडिया आता है, इंडिया आता है। इस बीच में भाई समुद्र भी पड़ेगा, स्थल भी पड़ेगा, लेकिन वो उड़कर आ रहा है और भारत में एंट्री करता है, भारत में वो एंट्री करता है, लेकिन बीच में उसको, क्योंकि भारत में सूखा पड़ा है, बीच में उसको पीने का पानी नहीं मिला, तो वो बेचारा मर जाएगा ना, मरेगा या नहीं मरेगा। तो ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बारिश ना होने की वजह से मर जाते हैं, क्योंकि उनको पीने को पानी नहीं मिल पा रहा,
रहने को नहीं मिल पा रहा अच्छे से, वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाते हैं और वो दम तोड़ देते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहता है। ठीक है, ये सब मेन मेन कारण आपको बता दिए। अब कुछ आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन के कारण, ठीक है, अच्छा वो नीति परक मुद्दे हैं, ठीक है। में बड़ी समस्या आई जैसे कि पैदल जाना, बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा है ना, पहले डिटेल में आपको बताना पड़ता है। जब भी आप कोई केस स्टडी लिखते हैं ना, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ना, तब बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो बार बार एक ही चीज मत लिखो, पैदल जाना पैदल जाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुक्र है आपने यही पूछा है, मुर्गा बने हो, मुर्गी बने हो ये नहीं पूछा है। एक बात बताओ, जितने भी बुरे काम होते हैं सब हमारे ऊपर छेप देते हैं। थोड़ा सा आउट जा रहा है, किसका आंसर है नाम नहीं लिखा, थोड़ा सा आउट जा रहा है, लेकिन बहुत अच्छा प्रयास किया है, अच्छा लिखा है, लेकिन थोड़ा सा आउट जा रहा है। जैसे एक ही चीज को है ना बार बार रिपीट नहीं करते हैं, है ना, बार बार आप रिपीट करोगे पैदल जाना, जैसे यहाँ पर पैदल 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 दो तीन बार नहीं लिखते हैं, एक पॉइंट को एक बार लिखते हैं, है ना, बार बार रिपीट नहीं करते हैं। बाकी आपने मुझे लग रहा है पहली बार आंसर लिखा है, तो पहली बार के हिसाब से तो ठीक है। बाकी है ना, अभी काफ़ी कुछ चेंज आपको इसमें करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे हो जाएगा, पहले आप प्रैक्टिस करो, अपना आप ही हो जाएगा। अगर अभी स्टार्ट किया है आपने तो काफ़ी अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये और देख लेते हैं। रमेश ने ऐसे लिखा है, लाइफ इज लॉन्ग जर्नी, यही लिखा हुआ ना। एक मिनट मैं जूम कर लूँ, दिख नहीं रहा है थोड़ा क्लियर, अब ठीक है। देखो पहले साइंटिफिक रीजन बताओ आप, है ना, साइंटिफिक रीजन बताओ इन दोनों में क्या रीजन है, तब उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं। हाँ ठीक लिखा हुआ है, साइंटिफिक लिखा हुआ है, होमो सेपियंस। ठीक है चलो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक लिखा हुआ है। ये भी ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है भाई। रमेश बहुत बढ़िया, ऐसे लिखा है और अभी स्टार्ट किया है, उसके हिसाब से ठीक है। साइंटिफिक रीजन आपको देना पड़ेगा, है ना, उसके बिना काम नहीं होगा। बहुत बढ़िया, अभी आगे पढ़ाऊंगा, भागना मत अभी। ठीक लिखा हुआ रमेश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, क्या जबरदस्त कोड गया है, स्वामी विवेकानंद, अच्छा लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें है ना साइंटिफिक रीजन दो, सबसे पहले तो आप बताओ, देखो जो धरती पे जन्मा है ना वो हर व्यक्ति, जो व्यक्ति, वो मनुष्य, हमारी प्रजाति में जो भी जन्मेगा वो मनुष्य ही कहलाएगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ, देखो मनुष्य क्या है, ये साइंटिफिक रीजन है। हर जो मानव शरीर से निकलेगा, जो भी नई जनरेशन आएगी, वो सारे के सारे मनुष्य होंगे। लेकिन मनुष्य से मानव आदमी कैसे बनता है ना, यही तो पूछ रहा है ना। मनुष्य होने और मानव बनने के बीच में एक लंबा सफर है। मनुष्य तो पैदा हो गया, अब देखो मनुष्य तो 1 साल का भी है और 100 साल का आदमी भी मनुष्य है, लेकिन मानव में अंतर है। मानव कैसे, जब जो बच्चा जन्म लेता है उस समय वो मनुष्य है, लेकिन धीरे धीरे अपने अनुभव के आधार में पढ़ लिख कर, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर
वो एक्चुअल में क्या बन पाता है, मानव बन पाता है ना, वो मानव बन पाता है। तो जीवन में एक लंबा सफर, यानी कि जन्म लेने से मृत्यु तक हर व्यक्ति हर पल कुछ ना कुछ सीखता है, और वो सीखने, वो नॉलेज को ही वो मानव के रूप में कहना चाह रहा है। आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, ये क्या, आप लोगों को मानव बनाया गया है, आप मनुष्य थे आप लोग मानव बने हो, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, वो समय के हिसाब से बदलता रहेगा। अभी देख लेते हैं आपने क्या लिखा है, वो भी देख लेते हैं। पहले तो साइंटिफिक आप उसको एक्सप्लेन करो। हाँ, ये सही लिखा हुआ, करुणा, सहानुभूति, आत्म जागरूकता, ये बहुत बढ़िया लिखा हुआ, यही चाहिए आपके आंसर में। नैतिक, अब देखो आप एक बात बताओ, कोई डॉग है, कोई जानवर है, आप उससे नैतिकता की उम्मीद रख सकते हैं क्या? आप बताओ। मनुष्य नैतिक हो सकता है, जानवर थोड़ी ना होगा। जैसे एक मुझे याद नहीं आ रहा, पता नहीं किसका था, शायद महात्मा बुद्ध के साथ ये घटना हुई थी। वो कहीं नदी किनारे बैठे थे, एक बिच्छू बार बार उनको काटने आ रहा था। एक बिच्छू, बिच्छू जो होता है ना, वो बार बार उनको काटने आ रहा था। वो बार बार बिच्छू को पकड़ के दूर हटा देते, फिर दोबारा वो काटने आ जाता, फिर वो दोबारा दूर हटा देते, फिर उसको काटने आ जाता महात्मा बुद्ध को, फिर दोबारा वो दूर रख देते। तो एक संत ने उनसे पूछा कि ये बार बार आपको मारने आ रहा है, आप इसको मार क्यों नहीं रहे हो, है ना, आप इसको क्यों हटा रहे हो? तो उन्होंने इतना सुंदर जवाब दिया, उसने कहा ये अपना कर्तव्य कर रहा है, इसका कर्तव्य है मुझे डंक मारना, है ना, और मेरा कर्तव्य नहीं है, एक साधु होने के नाते मैं इसको नहीं मार सकता हूं, मेरा कर्तव्य इसको मारने की इजाजत नहीं देता है ना। कितनी सुंदर पंक्ति है, लेकिन उस एक छोटी सी बात में कितना बड़ा अंतर है। तो यही, ये बातें आप कोड करते हुए अपने एस्से को स्टार्ट कर सकते हैं। यही तो मानव बना है ना उसको, है ना। मानव कैसे बना, वो इस जन्म में आकर विद्या ग्रहण कर कर तब उसको पता लगा जो बिच्छू का काम है वो तो बिच्छू ही करेगा, है ना, जो बिच्छू का काम है वो तो बिच्छू ही करेगा, और जो मानव का काम है वो मानव ही करेगा। अभी जैसे क्या होता है, कई गांव में, शहरों में लोगों के घर में सांप मिल जाता है, सांप जो होता है ना, वो मिल जाता है, सब लाठी डंडे लेकर उसके मारने पे तुल जाते हैं, मार देते हैं। एक बात बताओ, उस बेचारे का क्या कसूर, वो सांप है, आपने मार दिया, है ना, आपने मार दिया, उसका क्या कसूर? उसी के घर में, उसी के घर के ऊपर आपने अपनी बिल्डिंग बना ली, तो उस सांप का क्या कसूर है जो आप लोगों ने मिलकर उसको मार दिया? यही वो सिखाना चाह रहा है कि मानव बनने का मतलब, आप समझ पा रहे हो, आप में वो क्वालिटी आए जिस जिस क्वालिटी की एक मानव को जरूरत होती है। वो सब आपने लिख दिया है, बहुत अच्छा लिखा है, नैतिकता वगैरह सारे मुद्दे आपने लिख दिए। सत्य के बारे में उसको जानकारी हो, तो ये सारी बातें, अंतरात्मा की बात वो समझता हो, ये सब मुद्दे आएंगे। लेकिन आपको मैं एक ही उदाहरण दूंगा, जो मैंने अभी स्टोरी सुनाई है, यहाँ से आप लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर आप लिख पाओगे, बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी उदाहरण लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, तार्किक सोच, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ज्ञान और समझ को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ है आपने, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। देखो यहाँ इंसान मत लिखो, जो ऐसे में लिखा हुआ ना, मानव, मानव शब्द का इस्तेमाल करो। यहाँ लिखो, इंसान की जगह लिखो मानव। मानव बनना एक निरंतर चलने वाली क्या है, जीवन प्रक्रिया है, जो निरंतर चलती रहती है। बहुत बढ़िया श्रेया, बहुत शानदार लिखा है आपने, बहुत बढ़िया। इसकी जगह जो मैंने स्टोरी बताई है, आप उसको कोड कर लोगे, वो ज्यादा बेहतर है ना। और भी आप कर सकते हो, ये भी ठीक लिखी हुई है ना, और भी आप लिख सकते हो जो आपका मन करे। गुड आफ्टरनून प्रियंका। ऐसे, ऐसे की राइटिंग कराने के लिए पता है कितने पैसे लगते हैं? एक बैच चलता है केवल ऐसे पढ़ने के लिए, ऐसे सीखने के लिए पूरा पूरा बैच चलता है, 30-30, 40-40 हजार रुपए फीस लेकर। और आप लोगों को मैं बड़े अच्छे से करा रहा हूँ यार, कुछ तो फायदा उठाओ। साहिल, गुड आफ्टरनून।
250 नंबर, आप समझ रहे हो ना, 250 नंबर का ऐसे होगा, आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? 250 नंबर, आप समझ रहे हो, यूपीएससी में 250 नंबर का होना बहुत बड़ी बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं करा रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं, आप सीखो। गिनती के बच्चे सीखने को तैयार है। जब पेपर आएगा ना, जब आपको पता लगेगा मैं आपको क्या करा रहा था। अभी आपको नहीं पता लगेगा। सब लोग पीटी के पीछे भागे हैं। अरे पीटी पास करके तुम्हें मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। मेंस को पास करना है, आप समझ रहे हो ना। पीटी तो ऐसे ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप मेरे, मैं आपको करा रहा हूं। मेंस सबसे बड़ी समस्या है, नो पेपर रिटर्न में लिखने हैं। आप समझ रहे हो, कंपटीशन तो उसमें है, पीटी में कोई कंपटीशन है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने देख लिया। अब जानते हैं मानव जनित कारण। अभी तो हमने प्राकृतिक कारण को जान लिया, अब हम जानते हैं मानव जनित कारण। यानी मानव के कारण जो हमारी जैव विविधता में दिक्कत आ रही है, जो जो सारे इश्यूज आ रहे हैं, वो मानव निर्मित भी है। तो अब मानव निर्मित जान लेते हैं। अच्छा, प्रवास, हानि, विखंडन, ठीक है। शहरीकरण, वही जो मैं अभी आपको बता रहा था, शहरीकरण। कृषि, कृषि के लिए हमने सारी जमीनों को खराब कर दिया। वन्य आबादी को नुकसान हुआ है। देखो जो मैं आपको बता रहा था अभी, वही सब इसके कारण है। जैसे शहरीकरण हमने किया तो हमने जंगलों को काट दिया। हमने एग्रीकल्चर शुरू किया तो हमने जंगलों को काट के शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, जो जंगलों की विविधता थी वो हमने समाप्त कर दी। जैव विविधता को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो ये सब कारण है, ये सब मानव जनित कारण है। प्रदूषण, अब आप सभी जानते हो पोल्यूशन किसने फैलाया? हम लोगों ने फैलाया ना। प्रदूषण जो फैला रहे हैं हम लोग फैला रहे हैं, उसमें वायु भी आ गया, जल भी आ गया, मृदा भी आ गया, सारे प्रदूषण आ गए। और उससे क्या हो रहा है, जीवों को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा? फर्टिलाइजर का हम इस्तेमाल कर करके हमने पूरी सॉइल को बर्बाद कर दिया, पूरी मिट्टी को, मृदा को बर्बाद कर दिया। करा या नहीं? कंस्ट्रक्शन कर करके हमने, जो कंस्ट्रक्शन का मलबा निकलता है उसका रिसाइकल यूज ही नहीं करते हैं। उससे हमारी जो मिट्टी का स्तर है ऊपर का, वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो ये सब कारण है। अब सीमेंट में तो केमिकल होता है ना, वो तो अच्छा नहीं होता ना। तो ये सब कारण है। आक्रामक प्रजातियां, तो कई सारी आक्रामक प्रजातियां होती है जो दूसरे जीव को जीने नहीं देती है, उनका विनाश कर देती है। तो ये सब कारण है जिससे भी जैव विविधता खतरे में आती है। तो ये क्या है, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था ना, एक कौन सा पौधा था, क्या नाम था उसका, बबूल। बबूल का जो पेड़ है दिल्ली की जैव विविधता के लिए बहुत नुकसानदायक है। उससे क्या हुआ, जो दिल्ली के पारंपरिक पेड़ पौधे हैं उनकी प्रजातियों को नुकसान होने लगा। कीकर, कीकर बोलते हैं या शायद वही है, बबूल बोलते हैं शायद, वो आप एक बार चेक कर लेना। तो ऐसे ही पेड़ पौधों की भी प्रजातियां होती है जो दूसरे पेड़ पौधों को उगने नहीं देती है। और ऐसे ही सभी चीजों में होता है, आक्रामक प्रजातियां बोलते हैं। ऐसे ही जानवरों में भी होता है, सब जगह होता है। कोई जानवर किसी दूसरे जानवर को पनपने नहीं देता और वो उसको मारने लगता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। कीकर ही है, हाँ मुझे याद है, कीकर ही है। तो उससे भी नुकसान होता है। अनुवांशिक प्रदूषण, तो ये आप सभी जानते हो, है ना। प्रजातियों में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ठीक है। तो ये वन्य जीवों की सभी के लिए हानिकारक होता है। अनुवांशिक जो होता है ना, जेनेटिक पोल्यूशन, ये भी सब लोगों के लिए खतरा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मानव जनित कारण है। अवैध वन्य जीव व्यापार, अब देखो हाथी के दांत, अभी न्यूज आई थी ना, कौन सा था देश, शायद अफ्रीका में कोई देश था, मुझे याद नहीं आ रहा। उसने क्या किया, हजारों टन हाथी के दांत को जला दिया। उसने कहा हाथी के दांत का कोई अवैध, कोई ऐसा कारण ही नहीं है। लेकिन सब जगह यही बताया जाता है कि हाथी के दांत बहुत कीमती होते हैं, है ना। हाँ, इंसान में भी है। उसने, मेरे को याद नहीं आ रहा, पता नहीं कैसे मिस हो गया, अफ्रीका का है देश, मुझे याद नहीं कौन सा था। तो उन्होंने क्या करा, हजारों टन हाथी के दांतों को जला दिया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी वीडियो बनाई, वीडियो भी अपलोड की। और उन्होंने ये संदेश दिया कि हाथी के दांत का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, हाथी के दांत, लेकिन लोगों को लगता है ये बहुत महंगे बिकते हैं, इस कारण वो बेचारे हाथियों को मार देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा हमारे पास हजारों टन हाथियों के दांत हैं, हम ऐसे ही जला देते हैं ताकि लोगों के बीच में संदेश जाए इनकी कोई वैल्यू नहीं है ना।
सरकार ने कहा इनकी वैल्यू होती तो हम इसको बेच के पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इनकी मार्केट वैल्यू है ही नहीं। और लोगों को लगता है हाथी के दांत बहुत महंगे बिकते हैं, इस चक्कर में हाथियों को मार देते हैं, लेकिन बिकते नहीं है। ये बात सच्चाई है। हाथी के दांत में ऐसा है क्या, आप खुद सोच के बताओ, जो इतने महंगे बिकेंगे लेकिन बेचारे हाथियों को मार देते हैं। तो ये रिपोर्ट वगैरह आती है, ये रिपोर्ट वगैरह आप देख लेना, उसके हिसाब से आप इसको अपडेट कर लेना। तो अवैध जो जानवरों का, कई लोगों ने कछुआ घर में पाल रखा है ना, कई लोगों के घर में होगा ना, पानी में बेचारा डोल रहा होगा, है ना, है या नहीं है। तो कछुआ वगैरह ये सब अपने पास रखते हैं, इनका अवैध व्यापार भी होता है जो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। अब मानव पशु संघर्ष भी होता है। अब देखो मानव पशु, देखो अब मानव क्या करने लगा, मैंने आपको बताना, जंगलों में ही मानव रहने लगा, अब जगह तो बची नहीं। तब क्या होता है, मानव और पशु के बीच में क्या होता है, संघर्ष होता है। तो आप सभी जानते हैं जीत किसकी होगी, कभी मानव जीत जाता है, कभी पशु जीत जाता है। कोई शेर को मार देता है ना, जानवरों को मार देते हैं, है ना, उससे भी क्या होता है, मानव जो हमारी जैव विविधता है उसको बहुत नुकसान होता है। बाकी सूखा, आग लगना प्राकृतिक कारणों से भी क्या होता है, ये प्राकृतिक कारणों से भी होता है। मान लो कोई बच्चे भाई जंगल में गए हैं, कई बच्चे होते हैं ना हरामी टाइप के, खतरनाक टाइप के, जंगल में गए हैं, वहां सिगरेट पी और वहीं पर पत्ते जलाकर आ गए, पता नहीं क्या चूल रहती है उनको। देखा ना, कई भयंकर टाइप के बच्चे होते हैं, जंगल में जाएंगे, सिगरेट पिएंगे और वहां पर आग लगा के भाग आएंगे, है ना, ऐसे होते हैं ना खुरापाती दिमाग के, उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है ना। कहीं नदी किनारे बैठे होंगे, पत्थर उठाएंगे, उसको फेंकने लगेंगे, बताए यार क्या मजा आता है उनको। देखा ना, उनके चुल मतलब चूल मची रहती है उनको, उनको ऐसा लगता है मैं शांति से क्यों बैठा हूं, है ना। कोई कुत्ता जा रहा होगा, उसके पीछे से लात मार देंगे, है ना, होता है ना। कोई भाई डॉग चुपचाप जा रहा है, डॉग बेचारा मटकता हुआ चलता है, टिंग टोंग, आपने देखा होगा ना, डॉग वगैरह चुपचाप चलता है बेचारा, टंग 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 करते, और पीछे से आएगा उसके लात मार के चला जाएगा, बताया यार। कोई गाय खड़ी है, उसकी पूंछ में मरोड़ देते हैं, कई ऐसे होते हैं उसके सींग को हिला देते हैं है ना, कुछ खुराबाती है। मेरी क्लास में है क्या कोई, है तो बता दो भाई, कोई है क्या। हाँ आप देखना, कुत्ते जो कुत्ता वाली प्रजाति है ना, ये वाली डॉग वाली, आप इसमें देखना मेल फीमेल दोनों मटक मटक के चलते हैं दोनों, और फीमेल ज्यादा मटकती है ना। आप नोटिस करना, आपने नहीं किया होगा। तो इस तरह के खुरापाती दिमाग होते हैं ना, वो ऐसे ही करते हैं। तो उससे क्या होगा, प्राकृतिक जंगलों में अब गया तो वो किसी और काम से है, अब पत्तों में आग लगा दी, बताया यार, है ना। तो उससे भी नुकसान होता है। कोई जानवर है, उसको पत्थर मार दिया, बेचारा मर गया। अब वो तभी नहीं मरेगा। अब जैसे क्या होता है, आप कहीं फॉरेस्ट एरिया में बैठे हैं, जैसे कोई जानवर है, आपने किसी को पत्थर उठा के मार दिया, वो तुरंत नहीं मरेगा, उसको जख्म हो जाएगा, है ना। आपने कोई पत्थर मारा, उसको थोड़ा सा भी जख्म हो गया, अब भाई आपकी तरह कोई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में उसका इलाज थोड़ी ना होगा, वो बेचारा जख्म में उसके कीड़े पड़ जाएंगे, है ना, धीरे धीरे बेचारा तड़प तड़प के मर जाएगा। लेकिन आपको तब नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने तुरंत ही तो उसको मारा है ना। आप स्टोन से आप उसको मारते हो तो उसको चोट तो लगती है ना, वो तुरंत नहीं मरेगा, उसको जख्म होगा, धीरे धीरे उसको कीड़े पड़ने लगेंगे, धीरे धीरे उसके जख्म बढ़ने लगेंगे, और बेचारा तड़प तड़प के वो एक दिन मर जाएगा, है ना। तो ये लोगों, ऐसे लोग हैं समाज में। वही तो अभी ऐसे था ना, मनुष्य और मानव बनने में बस इतना ही अंतर है, वो बेचारे मनुष्य ही रह गए, मानव नहीं बन पाए। यही तो असली नैतिकता है, आप समझ पा रहे हो, यही असली नैतिकता है। एक व्यक्ति है जिसने देखा कोई जानवर मरा पड़ा है ना, वो बेचारा देख के चला जाता है। एक वो व्यक्ति है मरा पड़ा हुआ है, तो क्या हुआ, एमसीडी को कॉल करो, उनका काम है उठाने का, है ना। मेरे आसपास कोई जानवर मर जाता है ना, तो सबसे पहले मेरे घर की घंटी बजाई जाती है। क्यों, क्योंकि एमसीडी को कॉल करके उठवाने का काम भी हमारा ही है ना। अवैध शिकार वगैरह ये सब, ये भी इसी में आता है। अवैध शिकार वगैरह होता है, आप सभी जानते हैं, इन लोगों का अवैध शिकार भी होता है, मार देते हैं। काला हिरन, सलमान खान, याद है ना, या भूल गए। तो अवैध इनका शिकार भी होता है। तो ये सारे टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है, क्या आपको समझ में आया,
जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ क्या आपको समझ में आया। ये आपके एग्जाम के लिए भयंकर टाइप का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं सच बता रहा हूं 2024 में आप देख लेना है, यहां से बैक टू बैक 4-5 क्वेश्चन रहेंगे। जो टॉपिक मैं करा रहा हूं आपको 3-4 टॉपिक रहेंगे ही रहेंगे। सर इतना सच बोल दिया आज। अच्छा मैंने सच बोल दिया क्या? नहीं मारना चाहिए, बेचारे मासूम होते हैं ना, जानवर मासूम होते हैं, उनको नहीं पता है ना। आप लोगों को अच्छा लगता होगा उनको मारने में, मारना नहीं चाहिए। ठीक है, यही नैतिकता है। और बताओ और नैतिकता कहां से आएगी भाई? इस धरती पे जो भी जीव हैं सब अपना कार्य करते हैं। एक मनुष्य ऐसा है जो अपना कार्य नहीं करता है ना। हर जीव अपना कार्य करता है। जो भी इस धरती पे जन्मा है केवल मानव को छोड़कर हर जीव अपना काम करता है। चींटियों को देखा है, चींटी चलती रहती है चलती रहती है ना। छिपकली को देखा है, बेचारी चुपचाप मच्छर खाती रहेगी, कुछ नहीं करेगी, चुपचाप मच्छर खाती रहेगी, है ना, खाती रहती है ना। लेकिन हम में चूल मचती है, हम देख लेंगे छिपकली आई है, ओ हो झाड़ू पोछे लेकर सब उसको मारने पे भगाने पे तुल जाएंगे। है ना, ऐसे ही होता है ना। जब तक वो घर से बाहर नहीं जाएगी ना, जब तक भाई साहब चैन नहीं पड़ेगा। और लड़कियां तो खास करके, और वो तो देखते ही कहेगी मार दो इसको, मार दो नहीं तो दोबारा आ जाएगी, मार दो मार दो। बस की नहीं है, लड़कियों के बस की नहीं है कि उसको भगा भी दे, लेकिन पीछे से चिल्लाएगी मार दो इसको, मार दो नहीं तो दोबारा आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी। यही होता है ना। तो ये नेचुरल चीज है, मारना क्यों है यार? दिक्कत दे रही है तो बाहर निकाल दो उसको। कई लोग मार देते हैं। जीव हत्या कभी नहीं करनी चाहिए। अरे उनकी बात छोड़ो ना, चाइना से क्या बराबरी करनी है ना। ऐसा नहीं करना है ना, पूरी ईमानदारी से। देखो आपके जीवन में जो सुधार है ना, मैं आपको नैतिकता पढ़ा नहीं सकता हूँ। आप समझ रहे हो मेरी बात? मैं किताब लेकर आपको एथिक्स पढ़ाने लगूंगा ना, तो आपको ना समझ में आएगा ना आपको कभी आपके जीवन में बदलाव आएगा। एथिक्स का मतलब होता है आपको समय समय पर ऐसे मुद्दों के द्वारा आपको समझाया जाए जिससे आपके मन में खुद ही अपने आप ही एथिक्स डेवलप होने लगे। आप समझ लो, ये होता है एथिक्स पढ़ने का तरीका। और आप क्या किताब के पास बैठे हो पढ़ रहे हो? एक बात बताओ, आपको मानव बनाने के लिए आपको किताब में से पढ़ना पड़ेगा क्या? अमीषा कह रही है मेरे प्राण सूख गए। अरे कुछ नहीं कहते, छिपकली के तो दांत भी नहीं होते, बेचारी काट भी नहीं सकती है, उससे डरने की क्या जरूरत है ना। बस देखना रसोई में आपके दूध के ऊपर ना मंडरा रही हो, है ना। जो दूध होता है ना उसके आसपास नहीं दिखनी चाहिए। एक हमारे पड़ोस में क्या था, दूध के अंदर छिपकली गिर गई, बेचारी दूध पी के मर गई वो लेडी। बहुत पहले की बात है, जब हम छोटे छोटे थे। पता नहीं वो जान के डाली थी या डली गई थी, उसका कोई पता नहीं लगा। वैसे डल गई होगी क्योंकि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें मेंशन था वो बात कि जो ये मरी है छिपकली के जहर से मरी है, तो उसमें वहां मेंशन था। ठीक है, तो रसोई में आती है तो दिक्कत वाली बात है, वो भी दूध के ऊपर हो, है ना, तो उसको आप देख लेना। इसलिए जब भी दूध का पतीला या तो ढक के रखो या हमेशा चेक करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे मजाक चल रहा था, लेकिन सीरियसली है, एथिक्स आपको सीखनी है, अंदर आनी चाहिए। आप समझ रहे हो ना, सीखने से नहीं आती, आपके अंदर आनी चाहिए। तो आज की क्लास यहीं तक, पढ़ेंगे कल अपनी क्लास के साथ। ठीक है, कल मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो कल मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर जरूर कर दें।